तो स्वागत आप सब लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। और आज मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ मेरी एयरफोर्स की मेडिकल की जर्नी के बारे में कि कैसे मैंने एयरफोर्स का मेडिकल क्वालिफाई किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि 13 जनवरी 2021 को मैंने अपना फेज 2 कंप्लीट कर लिया था। और फेज 2 कंप्लीट करने के बाद में मैं वापस अपनी जयपुर की डिफेंस में आ गया था। और जयपुर की डिफेंस में आने के बाद में उसे अगले दिन ही मैं जयपुर के एक डॉक्टर थे उनको अपना चेकअप कराने के लिए चला गया था। साथ में मेरा एक दोस्त भी था, तो हम दोनों गए थे। और वो जो डॉक्टर था वो एयरफोर्स से रिटायरमेंट था। तो उसने हमारा चेकअप किया और उसने कहा कि भाई तुम फिट हो, दोनों फिट हो। मेरे को कहा कि तेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तेरे ये नाक में प्रॉब्लम है, तेरे डीएनएस है। तो उसके बाद में वहां से मैं वापस घर आ गया। तो उसके बाद में मैंने फिर से एक बार मेरे पास के शहर में मेडिकल कराया। तो उन्होंने कहा कि सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे। और उसके बाद में 8 फरवरी 2021 को मेरा मेडिकल था। तो उससे पहले मैंने कान साफ कराए और उसके बाद में मैं मेडिकल के लिए चला गया। तो 8 फरवरी 2021 को जैसलमेर में 7 बजे मेरी रिपोर्टिंग थी। और मैं रात को ही वहीं पे पहुंच गया था और सुबह 6 बजे मैं सेंटर के सामने जाके खड़ा हो गया। और एक दिन हमारी 45 लड़कों की रिपोर्टिंग थी। और ये बाई फिक्स रेशियो है, एयरफोर्स का कहीं भी मेडिकल होता है तो हमेशा 45 लड़कों की रिपोर्टिंग होती है। और 7:30 बजे उन्होंने हमारी एंट्री करवाई और हम वहाँ पे 42 बंदे थे। तो सबसे पहले बाहर उन्होंने एक केबिन बना रखी थी। तो सबसे पहले ये कहा कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सब आप कलेक्ट कर लो और आप अपने बैग में डाल दो। और अपना जो बैग है, जो सारा सामान है, वो यहाँ पे रख दो। सिर्फ आपको आपका जो फेस टू पे एक वो कार्ड देते हैं कि ये कार्ड ले जाओ, ये आपको साथ ले जाना है। और उसके बाद में कार्ड के साथ साथ एक आपका जो आईडी है ना, कोई भी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो साथ में ले जाओ। और उसके अलावा जो सारा सामान होता है वो बाहर रखवा देते हैं। उसके बाद में हम अंदर गए और अंदर जाने के बाद में सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो 45 लड़के की रिपोर्टिंग होती है उनको वो 3 ग्रुप में बांट देते हैं, 15-15 के ग्रुप में बांट देते हैं। और सबसे पहले वो भराते हैं भाई डॉक्यूमेंट। शायद 3 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। तो उनमें यह बनना होता है कि कहीं आपने अभी ऑपरेशन तो नहीं करवाया है। और दूसरी चीज ये होती है, वो ये पूछते हैं कि आपके माता पिता में किसी को मिर्गी के दौरे तो नहीं आते हैं। और तीसरी चीज ये बीपी ब्लड प्रेशर वाली किसी के प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके परिवार में किसी के प्रॉब्लम है क्या। तो बेसिकली भाई इन सब में नो नो करना होता है। और उसके बाद में वो सारे कपड़े खुलवा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अंडरवेयर में रखते हैं और उसके बाद में यहाँ पे चेस्ट नंबर दे देते हैं। वो भाई चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको बुलवाते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे 45 को चेस्ट नंबर दे देते हैं। और वहां पे आपका नाम नहीं लिया जाता, वहां पर आपको चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि भाई 15-15 के ग्रुप में बांट देते हैं। तो उसमें होता है क्या कि हर एक ग्रुप का अलग मेडिकल होता है। अलग मेडिकल का मतलब है किसी का भाई हाइट वेट नाप रहे हैं, तो किसी का ईसीजी और बीपी चेक करे। तो मैं मेरा बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरा सबसे पहले ब्लड टेस्ट हो गया। ब्लड टेस्ट होने के बाद में वहां पे मेरा हुआ ईसीजी। ईसीजी तो आप जानते होंगे, आपने कई भी फिल्मों में देखा होगा, जो हार्ट रेट चलती है ऐसे ऐसे ऐसे। कोई पेशेंट बेड पे रहता है तो उसके पास में एक मीटर सा लगा होता है, उसमें ऐसे ऐसे कुछ लाइनें सी चलती हैं, तो वो होता है ईसीजी। तो ईसीजी के बारे में मैंने पहले ही रिसर्च कर ली थी कि ईसीजी में होता है क्या एक्चुअल में। तो ईसीजी में भाई हार्ट रेट की जाती है। तो उसमें होता क्या है कि ईसीजी में आपकी जब हार्ट रेट ज्यादा जाती है या फिर कम आती है तो वो आपको पॉइंट दे देते हैं। तो मैंने ऐसे ही कहीं यूट्यूब वीडियो में देखा था कि भाई आपको नॉर्मल सांस लेनी है और आपके माइंड में कुछ पॉजिटिव चलना चाहिए, जैसे जिससे आपके घबराहट ना हो। और जब घबराहट नहीं होगी ना तो आपका ईसीजी का पॉइंट नहीं आएगा। तो मैंने ऐसा किया भाई, मैंने सांस थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल लिया और मेरा ईसीजी सही आया। और ईसीजी के बाद में मेरा हो गया भाई बीपी। और बीपी में भी यही होता है भाई, नॉर्मल सांस लो जिसकी वजह से आपको घबराहट ना हो। तो ईसीजी हो गया, बीपी हो गया, इसके साथ ही मेरा ब्लड टेस्ट भी हो गया था। उसके बाद में हमको ये कहा कि आप जाओ और जाके ब्रेकफास्ट करके आओ। तो उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद में उन्होंने फिर से हमारा ब्लड टेस्ट किया, क्योंकि भाई 2 बार ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे पता लग जाता है कि भाई इसके कहीं ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके बाद में ब्लड टेस्ट हो गया। और ब्लड टेस्ट होने के बाद में यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में ये होता है कि भाई आपकी कहीं किडनी तो खराब नहीं है। और यूरिन टेस्ट के बाद में हुआ हाइट वेट। तो हाइट वेट में फिक्स क्राइटेरिया है कि आपका जो वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसका जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। हाइट वेट के बाद में हमारा हुआ भाई एक्सरे।
चेस्ट का एक्सरे करते हैं। तो चेस्ट एक्सरे में होता क्या है, वो 15 लड़कों को ले जाते हैं, एक रूम के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पे मशीन लगी हुई होती है और आपको एक वो प्लेट देते हैं कि आपको ये यहाँ पे ऐसे रखनी है। तो उस प्लेट को यहाँ ऐसे रखा जाता है और उसके बाद में वो चेस्ट का अपने आप एक्सरे निकल जाता है। तो उसके बाद में चेस्ट एक्सरे हो गया और उसके बाद में हम वापस आ गए और वापस आने के बाद में हमारा लंच हो गया और लंच वंच वो वहीं करवा देते हैं। और यदि आप साथ लाए हो वो भी ठीक है, क्योंकि यार वहाँ पे वो पैसे ज़्यादा लेते हैं थोड़े, तो आपको वो खाना पीना साथ ले जाओगे तो ये अच्छी बात है। और चेस्ट एक्सरे होने के बाद में वो आपके हाथों और पैरों की लंबाई मापते हैं कि भाई इनके हाथों और पैरों की लंबाई कितनी है, वो नाप लेते हैं। और वो नापने के बाद में उसके बाद में कराते हैं भाई आई टेस्ट। तो आई टेस्ट में ये होता है कि आपको एक निश्चित दूरी पर खड़ा कर देते हैं और खड़ा करने के बाद में सामने आपको ABCD के कुछ अक्षर लिखे हुए होते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं। आप दूर खड़े हो और आपको वो इजीली पढ़ने हैं। और यदि आप किसी अक्षर को नहीं पढ़ पाते हो तो उनको ये आइडिया लग जाता है कि इसकी आंख कितनी खराब है। तो इसके लिए यार बेसिक सा मेरा तो एक ही फंडा है कि आपको इंटरनेट पे वो सारे के सारे चार्ट मिल जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और वो सारे के सारे चार्ट रट के चले जाओ। मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मेरी तो आंख 6/6 थी, तो मेरी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वहाँ पे मेरा आई टेस्ट हो गया। उसके बाद में वहाँ पे होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि आपको एक बुक दिखाई जाती है और उस बुक में कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, वो आपको नंबर पढ़ने होते हैं और उसके साथ ही उसमें कुछ लाइनें भी होती हैं। तो कभी कभी वो आपको ये भी पूछ लेते हैं ये कौन से रंग की लाइन है और ये लाइन कहाँ से कैसे जा रही है। तो ऐसे उसके ऊपर अंगुली रख के ऐसे करना होता है और वो बुक भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और यदि आपके ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो आप उस बुक को पूरी तरीके से रट के जा सकते हो। तो आई टेस्ट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया और उसके बाद में होता है भाई DNS का चेकअप। DNS ये नाक की हड्डी को है ना, इसको DNS कहते हैं। और ये जो नाक के जो दोनों छेद होते हैं ना, इनमें से कोई भी एक छेद छोटा होता है तो वो वहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से वो प्रॉपर सांस नहीं ले पाता और इसकी वजह से आपकी सर्दी जुकाम ज़्यादा हो सकती है। तो ये DNS हो गया। और उसके बाद में हियरिंग टेस्ट होता है, कान का हियरिंग टेस्ट होता है। वो कई नहीं करवाते क्योंकि वो क्या करते हैं, कान का पर्दा एक वो कुछ रखते हैं मशीन सी, उससे अंदर डाल के आपका कान का पर्दा देख लेते हैं। तो यदि कान का पर्दा आपका सही है तो आपका हियरिंग टेस्ट नहीं होता है। और फिर वो करते हैं भाई डेंटल टेस्ट, दांतों आपके दांतों में कितने डेंटल पॉइंट है। तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं, वो इतना ज़्यादा चेकअप नहीं करते। आपके दांत भाई ये बात है कि सही होने चाहिए, ज़्यादा इनके कीड़े वीड़े नहीं लगे होने चाहिए। थोड़े हैं तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं कि भाई ये सही करवा लेना। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना तो आपको पॉइंट भी मिल सकता है। तो ऐसे करके मेडिकल हो गया और ऐसे करते करते भाई हमें 2 बज गई। और 2 बजने के बाद में वो प्राइवेट पार्ट चेकअप करते हैं। तो प्राइवेट पार्ट चेकअप में आपका जो 15 लड़कों का जो ग्रुप है उसको एक बंद रूम में ले जाते हैं और बंद रूम में ले जाके ऐसे गोले में खड़े कर देते हैं। और उसके बाद में आपको वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको क्या क्या करना है। और उसके बाद में वो आपको कहते हैं कि पीछे मुड़ जाओ। तो आपने ऐसे गोला बना रखा था तो अब आपको पीछे मुड़ा देते हैं। और फिर वो आपका पाइल्स का पॉइंट चेकअप कर लेते हैं कि कहीं आपके पाइल्स तो नहीं है। और उसके बाद में वो टेस्टस का चेकअप करते हैं कि आपके टेस्टस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो ये हो गया प्राइवेट पार्ट का चेकअप। और प्राइवेट पार्ट चेकअप करने के बाद में हमको बाहर ला के बैठा दिया गया और 1-1.5 घंटे के बाद में हमें कहा कि अब आपका फिजिकल चेकअप होगा। तो फिजिकल चेकअप में वो सारे के सारे लड़कों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और लाइन में खड़ा करने के बाद में हमको थोड़ी एक्सरसाइज कराई कि ऊपर जंप। तो हम ऊपर जंप करने लगे और ऐसे कहते हैं कि भाई मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लो और ऊपर जंप करो। उसके बाद में हमने ऊपर जंप किया और उसके बाद में कहते हैं कि 5-10 डिप्स लगाओ, वो स्क्वाट्स करो। और वो ये इसलिए करते हैं कि आपकी बॉडी गर्म हो जाए, आपके अंदर से पसीना निकलने लग जाए। और बॉडी गर्म होने के बाद में जब आपके अंदर से पसीना आने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे बॉडी गर्म हो जाती है, तो उसके बाद में वो आपका करते हैं फिजिकल चेकअप। तो फिजिकल चेकअप में सबसे पहले आपको कैसे कहते हैं कि हाथ ऐसे आगे कर लो। तो हाथ आगे करने के बाद में ये देखते हैं कि हाथों में कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। किसी के हाथ ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं तो उनको वो हाथों के कंपन का पॉइंट दे देते हैं। दूसरा होता है भाई ये मुट्ठी का, कि जैसे कि मैंने आप सब लोग बताया, वो ऐसे कहते हैं कि भाई मुट्ठी बंद रखना। फिर वो आते हैं और ऐसे कहते हैं मुट्ठी खोलो और उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे उनके पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके वो चेकअप करते हैं। और ये भाई पसीने वाला पॉइंट मेरे दे दिया गया था। और उसके बाद में होता है भाई फ्लैट फुट का चेकअप। फ्लैट फुट तो आप जानते होंगे कि जो पैर होता है ना,
पैर का जो नीचे का जो तलवा है वो ऐसे इस साइज में होना चाहिए। कईयों का ऐसा होता है कि भाई ये पूरा ऐसे नीचे से सीधा होता है, तो उसकी वजह से होता है क्या है कि वो आपको पॉइंट दे देते हैं। जैसे आपको जिस जगह पे खड़ा कर रखा है, एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो उसके बाद में आपको कहते हैं कि आप दूसरी साइड खड़े हो जाओ। तो उसके बाद में जो आपने जो पैर टेक रखे थे ना, तो वहाँ पे ये देखते हैं कि आपका जो पसीना पसीना तो आता ही है भाई, एक्सरसाइज कराई है तो फिर ये देखते हैं कि आप जिस जगह पे खड़े हो ना, वो पूरी गिली हुई है या फिर आगे से गिली है, पीछे से गिली है और बीच में से खाली जगह है। यदि बीच में से भाई खाली जगह है, इसका मतलब आपका वहां से पैर उठा हुआ है, और पैर उठा हुआ है इसका मतलब भाई आपके फ्लैट फुट का पॉइंट है नहीं। फ्लैट फुट का पॉइंट तभी मिलता है जब आपका पैर पूरा ऐसा कैसा है, और ऐसा कैसा यदि जमीन पे टिकेगा तो वो पूरी की पूरी जमीन गिल्ली हो जाएगी। तो ये हो गया फ्लैट फुट का पॉइंट। और इसके बाद में होता है भाई नोक नीच चेकअप। तो नोक नीच में ये होता है कि भाई आपके जो दोनों घुटने हैं वो पूरी तरीके से चिपकने नहीं चाहिए, और उनके बीच में बहुत ज्यादा जगह नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल जगह होनी चाहिए जिसमें ऐसे मान के चलो भाई एक हाथ या फिर ये दोनों हाथ आराम से निकल जाए। एक हाथ जितनी जगह है तो ठीक है भाई, आपके नोक नीच वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना होता है। उसके बाद में हमको बैठा दिया। तो जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि मेरे को ये हाथ में पसीने वाला पॉइंट दे दिया था, तो उसमें हुआ क्या था कि हम यार चेस्ट का एक्सरे करा के आए थे। हम 5 लड़के थे और आके हम खाना ही खा रहे थे, इतने में उन्होंने कह दिया आपका फिजिकल चेकअप होगा। तो इतने में हम वहां से जल्दी से आए, भाई खाना ही नहीं खाया था, और मेरे हाथ पहले से मैंने ऐसे साफ किए थे पानी से, तो मेरे हाथ पहले से गीले हो रखे थे। तो उसकी वजह से उन्होंने मेरे को ये पॉइंट दे दिया। और फिर मैंने वहाँ पे भाई रेत ही रेत यहाँ पे मेरे हाथ पे रगड़ी, और उसकी वजह से मेरे हाथ ऐसे थोड़े कठोर हो गए थे। और उसके बाद में होता क्या है वहाँ पे कि वो एक बार मेडिकल चेकअप करने के बाद में आपका फिर से मेडिकल चेकअप करते हैं। तो एक बार हमारा मेडिकल चेकअप हो गया था, उसके बाद में हमको बैठा दिया गया था, और उसके बाद में उन्होंने चेस्ट नंबर बोले कि इतने लड़के आओ और लाइन बना लो। उसके बाद में वो फिर से मेडिकल चेकअप करते हैं। उसके बाद में 3-4 डॉक्टर बैठे होते हैं, और उन्होंने फिर से आपको जो पॉइंट मिला ना, एक पर्सनल पॉइंट या फिर 2 पर्सनल पॉइंट, जितने भी पॉइंट मिले हैं उनका वो फिर से चेकअप करते हैं। उसके बाद में मेरा ये हथेली वाला चेक किया और कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ। वैसे वो बताते नहीं है, लेकिन मैंने भाई दूर जाके इसे देख लिया था। उन्होंने कहा कि इस लड़के का यहाँ से नाम काट दो, तो उन्होंने मेरा नाम काट दिया और मैंने उनको देख लिया। तो उसके बाद में मैं आ गया, मेरे को पता चल गया कि भाई हाँ अपना काम क्लियर है। उसके बाद मैं आके बैठ गया और मेरे को पता चल गया कि अपना तो ग्रीन कार्ड पक्का है। और उसके बाद में और जो लड़के बैठे थे उन सबका चेकअप हुआ, और उसके 1-1.5 घंटे के बाद में हमारे ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड तैयार हो गए थे। और फिर वो आए और उन्होंने हमें ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड बांट दिए। तो यदि मैं रेशियो की बात करूं तो वहां पे हम 42 बंदे थे, और 42 में से सिर्फ 18 बंदों को ग्रीन कार्ड मिला था। ग्रीन कार्ड का मतलब है कि आप पूरी तरीके से फिजिकली फिट हो। और उसके बाद में हमको ग्रीन कार्ड दे दिया गया, और हमसे कुछ डॉक्यूमेंट भरवाए, और उसके बाद में कहा कि अब आप जा सकते हो, आपने फाइनली अपना मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है। और जिन लड़कों को रेड कार्ड मिला था उनको ये बता रहे थे कि आप पूरी तरीके से अनफिट नहीं हुए, आपका फिर से एक बार रीमेडिकल किया जाएगा, और रीमेडिकल सिर्फ उन्हीं पॉइंटों का किया जाएगा जो आपको अभी मिले हैं। यदि आपको 1 पॉइंट मिला है तो रीमेडिकल में आपका बस वो 1 ही पॉइंट चेकअप किया जाएगा। और ऐसे करके हमारा ये पूरा मेडिकल हो गया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 2 बार मैंने एयरफोर्स का पेपर क्वालिफाई किया है, 2 बार मैंने फेज 2 क्वालिफाई किया है, 2 बार इसका मेडिकल क्वालिफाई किया है। तो पहली बार तो मैं पूरी तरीके से फिट हो गया था, और जब दूसरी बार मेरा मेडिकल हुआ था तो उसमें हुआ क्या था कि मेरे को यहाँ पे इस डीएनएस का पॉइंट दे दिया गया था। उसके बाद में मैंने इसका ऑपरेशन भी कराया था। वैसे कोई ज़्यादा जरूरी नहीं थी, लेकिन उसकी स्टोरी मैं आपको एक डीएनएस के अलग सी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यार मैंने ऑपरेशन कराया था। तो मैं आप सब लोगों को ये नॉलेज दे देता हूँ कि भाई डीएनएस होता है क्या है, किस वजह से होता है, आपको ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो उसके बाद मैंने डीएनएस का ऑपरेशन कराया था, और मैं उसके बाद में वहाँ पे भी फिट हो गया था। तो ऐसे करके 2 बार मैंने एयरफोर्स का मेडिकल एग्जामिनेशन दिया है, और दोनों बार मैं फिट रहा हूँ। तो अब मैं आप सब लोगों को इंडियन एयरफोर्स के मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कुछ हिडन फैक्ट बता देता हूँ जो भाई कोई नहीं बताता। तो सबसे पहला हिडन फैक्ट ये है कि जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि सबसे पहले आपसे वो फॉर्म भरवाते हैं, तो उन लगभग फॉर्मों में आपको नो करना होता है। यदि आपके कोई प्रॉब्लम है भाई तो भी नो कर देना, क्योंकि जैसे आप वहां पे यस करोगे तो आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे। और उसमें एक पॉइंट ये होता है कि आपने कहीं ऑपरेशन करवाया है कि नहीं है।
तो उन ऑपरेशन में तभी यस करना है जब वो ऑपरेशन वैलिड हो इंडियन एयरफोर्स के लिए। जैसा कि मैं आप सब लोगों को बताऊं, तो जब सेकेंड टाइम मेरा इंडियन एयरफोर्स का मेडिकल था, तो वहां पे भाई एक एयरमैन आया और एयरमैन ने भाई बड़े प्यार से पूछा कि किसी भी लड़के ने किसी भी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन करा रखा है तो मेरे को बता देना, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मेरे को कुछ फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करनी है, और आप किसी भी तरीके से अनफिट नहीं होगे, बस आप ये बता दो, क्योंकि आपको आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और इसने भाई बड़े ही प्यार से पूछा, यदि मेरे भी ऐसे कोई पॉइंट होता, मैंने किसी प्रकार का ऑपरेशन कराया हुआ होता, तो मैं भाई उनको वहां पे बता देता। और मेरी तरह एक लड़का था, उसने हाथ खड़ा किया और उसने ये बता दिया कि सर मैंने लेसिक सर्जरी कराई है। तो उन्होंने कहा बेटा तेरे नाम क्या है और चेस्ट नंबर क्या है, उसको उन्होंने एक पेज में लिख लिया और कहा कि ये जो फॉर्म है इसमें जो तूने मेरे को बताया वो इस फॉर्म में भर दे। ऐसे करके 3-4 लड़कों ने भर दिया, और वो भाई लेसिक वाला जो लड़का था वो फाइनली उसके बाद में अनफिट हो गया, क्योंकि मैंने आप सब लोगों को बताया कि भाई लेसिक सर्जरी डिफेंस के लिए वैलिड ही नहीं है। और इसके लिए मैं एक एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि जो इंडियन एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन आता है ना, उसको भाई बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें ये चीजें साफ साफ लिखी हुई होती है। पहला हिडन फैक्ट ये हो गया। दूसरा हिडन फैक्ट ये है कि यदि 6000 लड़के इंडियन एयरफोर्स का मेडिकल देने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे मान के चलो 2000 लड़के तो भाई डेफिनेटली अनफिट होंगे। और ये जरूरी नहीं है कि भाई आपको ये लगता हो कि मैं पूरी तरीके से फिट हूं तो मेरे को तो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि मेरा पहली बार पूरी तरीके से मैं मेडिकली फिट था, और दूसरी बार मेरे को मेडिकल पॉइंट दे दिया गया था। और इसके भी यदि मैं आपको एक जर्नी बताऊं, तो मेरा एक दोस्त था, और ये बात मैंने आपको शुरू में भी बताई होगी कि हम 2 दोस्त थे, जयपुर में डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए थे। तो उसको एक को तो कहा कि तू बिल्कुल फिट है, और मेरे को कहा तेरे डीएनएस के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हम दोनों ही मेडिकल के लिए गए थे, और पहली बार में तो पूरी तरीके से फिट हो गया था। और जो मेरा दोस्त था उसको भाई 2 पॉइंट दे दिए गए थे, और पहला पॉइंट था कि भाई रीढ़ की हड्डी का पॉइंट था। और ये चीज तो मैं यार आपको वीडियो में भी बताना भूल गया कि रीढ़ की हड्डी भी वो पीछे से चेकअप करते हैं कि रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है, और ये सीधी होनी चाहिए, और उसको यहाँ पे रीढ़ की हड्डी का 1 पॉइंट दे दिया गया था। और उसका जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पे जो धब्बे होते हैं ना, जो शरीर पे कुछ एलर्जी टाइप कुछ हो जाता है, तो उसका पॉइंट दे दिया गया था। और उसके वो जैसे दाग धब्बे से कुछ थे, वो प्राइवेट पार्ट में हो रखे थे, तो उसको वो पॉइंट दे दिया। और लास्ट में हुआ क्या कि भाई उसका वो पॉइंट एक तो क्लियर हो गया जो रीढ़ की हड्डी वाला था, और दूसरा जो प्राइवेट पार्ट पे जो कुछ फुंसी हो रखी थी, तो उसने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने ये कहा कि ये सही है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, सही हो जाएंगी। उसने कुछ दवाइयाँ दी और उससे सही नहीं हुआ, तो वो फिर से डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने क्या किया, उन फुंसियों को जला दिया। और उसके बाद में वो जब वापस मेडिकल एग्जामिनेशन देने के लिए गया, उसका जब रीमेडिकल था, तो रीमेडिकल में उसको ये कहा कि भाई आपने ये जो फुंसियाँ हैं इनको जला लिया है, उसकी वजह से इनके दाग रह गए हैं, और इसकी वजह से हम आपको फिट नहीं कर सकते। यदि तू ऐसे आता ना तो फिर भी हम तेरे को फिट कर देते, लेकिन अभी तूने इसको जला लिया है और इसके धब्बे दिख रहे हैं, तो ऐसे करके वो अनफिट हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि यार आप पूरी तरीके से फिट हो और एयरफोर्स आपको भी कह दे कि भाई आप पूरी तरीके से फिट हो, ये जरूरी नहीं है। वो भाई अपने अकॉर्डिंग मेडिकल चेकअप करते हैं, और भाई बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनके पॉइंट नहीं होता है लेकिन फिर भी वो दे देते हैं। और इस पॉइंट का निष्कर्ष ये है कि भाई मेडिकली फिट होना कहीं ना कहीं ऐसे मान के चलो कि आपके किस्मत पे डिपेंड है, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो भाई अनफिट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इस पॉइंट की खास बात यह भी है कि भाई यदि आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया है, फेज 2 क्वालिफाई कर लिया है, और उसके बाद में भाई कभी भी प्रिपरेशन मत छोड़ना, क्योंकि भाई मेडिकल आपके हाथ में नहीं है। यदि इंडियन एयरफोर्स ने कह दिया कि आप अनफिट हो तो अनफिट हो भाई, आप चाहे कितने ही फिट हो। तो इसके साथ ही तीसरा इंटरफेक्ट और मेरे ध्यान में आ गया है कि जो अलग अलग सेंटर होते हैं ना, वहाँ पे भाई मेडिकल एग्जामिनेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। कहीं पे डीएनएस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और कहीं पे डीएनएस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और हर एक अलग सेंटर पे कुछ पॉइंट फिक्स होते हैं। जैसे कि यदि बेंगलोर का एक सेंटर है, तो वहाँ पे भाई आपको इसी जगह पॉइंट लगभग मिलता ही है। वहाँ पे यदि 45 बंदे हैं तो पहली बार में सिर्फ 5 लड़कों को ही फिट किया जाता है, 5 या 10 लड़कों को ही फिट किया जाता है। और जब आपका रीमेडिकल होता है तो वो आपको फिर भी फिट कर देते हैं, यदि आप पूरी तरीके से फिट हो तो।
लेकिन जैसे कि मैंने आप सब लोगों को जैसलमेर में बताया, तो यहाँ पे 18 से 20 लड़कों को, 25 लड़कों को फिट कर देते हैं। तो हर एक अलग सेंटर का रेशियो अलग होता है और हर एक अलग सेंटर पे हर एक पॉइंट को अलग तरीके से चेकअप किया जाता है। तो जैसा कि मैं आप सब लोगों को एक एग्जांपल से समझाऊं, तो जैसलमेर में जब मेरा मेडिकल था, तो वहाँ पे डीएनएस में ये जो चेकअप है ना, वो ऐसे हुआ था कि ऐसे सांस लो, एक नाक से सांस लो और दूसरी नाक से छोड़ दो, और फिर कहा इस नाक से सांस लो और इधर वाली नाक से छोड़ दो। तो वहाँ पे ये हुआ था। लेकिन जब मैं दूसरी बार मेडिकल देने के लिए गया था, वो मेरा हुआ था दिल्ली गाजियाबाद में। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे नीचे फुट रख दी और कहा कि अब आप दोनों नाकों से सांस लो और इसके ऊपर सांस छोड़ो। तो ऐसे हर एक सेंटर का मेडिकल करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। सह लेंगे थोड़ा सा। तो ये है मेरी पूरी मेडिकल एग्जामिनेशन की जर्नी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार कमेंट करके बता देना आप सब लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।